नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नज़र टॉप न्यूज़ पर डाल लेते हैं। और शुरुआत करेंगे पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच बातचीत हुई है आज। वक्फ कानून पर ओवैसी समेत 5 याचिकाओं पर 5 मई को अगली सुनवाई होगी। बंगाल सरकार की मुर्शिदाबाद हिंसा पर रिपोर्ट, हालात काबू में है। हुती विद्रोहियों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक, 38 लोगों की मौत। हमास बोला युद्ध खत्म करना चाहते हैं। नड्डा की जगह कौन, शाह के घर हुई महत्वपूर्ण बैठक। केसरी चैप्टर 2 ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। तमिलनाडु के मंत्री का महिलाओं हिंदू तिलक पर अश्लील कमेंट सामने आया है। उसके बाद 24 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। यूपी में 13 लोगों की मौत हो गई है। जर्मन शेफर्ड खरीद ने मां को मार डाला। ये तमाम बड़ी खबरें जिन पर चर्चा करेंगे विस्तार से। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की बातचीत से करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से फिर बात की है। इस साल की दूसरी बातचीत है। दोनों ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की है। इससे पहले फरवरी में वॉशिंगटन डीसी में दोनों ने मुलाकात की थी। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने इस बातचीत की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एलन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी शामिल थे। तो पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच बातचीत हुई है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर, नए प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत में किस तरह काम होगा। आपको बता दें, इस साल की ये दूसरी बातचीत है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। फरवरी में वॉशिंगटन डीसी में दोनों की ये मुलाकात हुई थी और दूसरी बार फिर से ये मुलाकात हुई है एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर नए प्रोजेक्ट्स भारत में शुरू हो रहे हैं और उसी के सिलसिले में लगातार ये मुलाकात हो रही है। तो इस साल की ये दूसरी बातचीत, फरवरी में वॉशिंगटन डीसी में दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर ये बातचीत हुई और एक बार फिर उसी सिलसिले में ये बातचीत हुई सोशल मीडिया एक्स पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने किसी न किसी बयान से लगातार सुर्खियों में है ही आजकल। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। और जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया कि क्या अमेरिका को इस बात से परेशान होना चाहिए कि उसके सहयोगी चीन के करीब आ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं। बता दें कि अमेरिका ने 2 दिन पहले ही चीन पर 245% टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने आगे कहा कि कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। वहीं ट्रंप ने दावा किया कि चीन अमेरिका के साथ बैठक करने को तैयार है। बता दें आपको, मैक्सिको के राष्ट्रपति के साथ अच्छी बातचीत करने के बाद जापान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि चीन समेत हर देश हमसे मिलना चाहता है। चीन ने विमानों की डिलीवरी लेने से मना किया टैरिफ बढ़ने के बाद। अमेरिका ने बोइंग सौदे से मुकरने का आरोप लगाया। चीन ने कहा कि ट्रेड वॉर से हम नहीं डरते हैं, कितना भी टैरिफ लगा दिया जाए। और इसके बाद चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई भी रोक दी थी। हालांकि अब फिर ट्रंप ने कुछ इसी तरह का बयान दे दिया है, सुर्खियों में आ गए हैं। सौदे को अच्छा बताया जा रहा है, ये कहना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि किसी न किसी बयान से वो लगातार सुर्खियों में बने ही हैं। और इसी क्रम में उन्होंने यही कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक सदस्य वाला पैनल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करे। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस राजा बासु चौधरी की बेंच नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने संवेदनशीलता को देखते हुए मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती बढ़ाने की मांग रखी। जिले के सूदी और शमशेरगंज दुनियान के अशांत इलाकों में फिलहाल केंद्रीय बलों की करीब 17 कंपनियां तैनात हैं। एक याचिका में हिंसा से विस्थापित लोगों की उनके घरों में वापसी के लिए राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने की अपील की। कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की और दावा किया कि मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। राज्य ने यह भी कहा कि कुछ प्रभावित परिवार पहले ही अपने घरों को लौट चुके हैं। इधर बंगाल पुलिस ने जाफराबाद में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पिता पुत्र की हत्या करने वाले मास्टरमाइंड में से एक को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंजामुल हक को गुरुवार को जिले के सूती से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले मामले में 2 अन्य गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो बंगाल सरकार की रिपोर्ट है फिलहाल कि मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद से हालात काबू में है। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है कि सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी। पुलिस ने बाप बेटे की हत्या का मास्टरमाइंड पकड़ लिया है। हिंसा की जांच के लिए एनसीडब्ल्यू ने कमेटी बनाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ने एक बार फिर से यमन में हवाई हमले किए हैं। ये हमला यमन के तेल बंदरगाह रास ईसा पर किया गया। इस बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों का कब्जा था। हूतियों ने कहा है कि अमेरिकी हवाई हमले में 38 लोग मारे गए हैं, जबकि 102 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने इस हमले की पुष्टि की है। ट्रंप प्रशासन में लगातार हूतियों पर हमले किए जा रहे हैं। यमन की राजधानी सना में लगातार अमेरिकी सैन्य विमान हूतियों के अड्डों को निशाना बना रहे हैं। हूतियों ने बंदरगाह पर हमले के बाद की स्थिति का वीडियो भी जारी किया है। इसमें घटनास्थल पर लाशें बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी बलों ने ईरान समर्थित हूतियों के लिए ईंधन के स्रोत को खत्म करने के लिए कार्रवाई की है। हमले का उद्देश्य यमन के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। लोग हूती शासन को उतार फेंकना चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं। रास ईसा बंदरगाह 3 तेल टैंकों और रिफाइनिंग उपकरणों का केंद्र है। ये यमन के हुदैदा प्रांत में लाल सागर के किनारे स्थित है। हूतियों ने इसे यमन की संप्रभुता और स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन बताया है। तो हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई है। ये रास ईसा बंदरगाह पर ये घातक हवाई हमले हुए हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें 38 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको बता दें ट्रंप प्रशासन लगातार ये हवाई हमले कर रहा है और अमेरिकी सेना के निशाने पर है राजधानी सना। आगे बढ़ेंगे। हमास ने गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने की इच्छा जताई। हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल हया ने टेलीविजन संबोधन में कहा कि वे सभी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते कि इजराइल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे। हया ने कहा कि जब कोई अंतरिम समझौता नहीं बल्कि स्थायी समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक लाभ के लिए आंशिक समझौते कर रहे हैं, जिससे गाजा में भूख और तबाही बढ़ रही है।
गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे और कई नागरिकों को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद शुरू हुए युद्ध में हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद से गाजा में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। तो गाजा और हमास बोला है कि युद्ध खत्म करना चाहते हैं। पहले बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग यहां पर की गई है। स्थायी समाधान तलाशा जा रहा है क्योंकि अंतरिम समझौते से इनकार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गाजा में भूखमरी, तबाही और शांति की जरूरत है, शांति की पुकार है और इसके लिए स्थायी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बशर्ते कि जेल में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा। तो स्थायी समाधान की यहाँ पर मांग की जा रही है। बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग यहाँ पर हो रही है और हमास बोला कि युद्ध खत्म करना चाहते हैं, शांति की जरूरत है। तो हमास ने गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने की इच्छा जताई। आपको बता दें कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई है। अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं हो सका है। कई मायने इस देरी के भी निकाले जा रहे हैं। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि नड्डा नहीं तो फिर कौन? पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनाव के मद्देनजर उनको एक्सटेंशन दिया गया, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। अब सवाल यही है कि नड्डा की जगह कौन? शाह के घर ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और माना जा रहा है कि एक हफ्ते में फैसला हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 8 दावेदार हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाए भी जा रहे हैं वो तमाम नाम। शिवराज सिंह चौहान 6 बार के लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बड़ा चेहरा है। सुनील बंसल 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी रहते हुए पार्टी को कामयाबी दिलाई, अच्छा परिणाम आया। यूपी में बीजेपी का चाणक्य तक उन्हें कहा जाता है, ये भी बड़ा नाम है। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के एक अनुभवी संगठन करता है। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। झारखंड में 5 साल का स्थिर शासन दिया, जो राज्य में पहली बार हुआ। स्मृति ईरानी कई अहम मंत्रालय संभालने के बाद प्रशासनिक अनुभव है, पार्टी का बड़ा चेहरा है, पार्टी के लिए मजबूत महिला चेहरा है। वांती श्रीनिवास वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यानी कि संगठन की समझ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड जगत से जुड़ी एक खबर, अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे की फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने आज यानी कि 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म को कई सेलेब्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि केसरी 2 को रिलीज होते ही तगड़ा झटका लगा। दरअसल ये पायरेसी की शिकार हो गई। फिल्म के ऑफिशियली सिनेमाघरों में रिलीज होने से कुछ घंटे पहले ही इसे कई पायरेटेड फिल्म प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक केसरी चैप्टर 2 को कई टोरेंट साइट्स जैसे फिल्मी जिला, टेलीग्राम सहित कई अन्य प्लेटफॉर्म पर लीक किया गया है। फिल्म से रिलेटेड कीवर्ड्स जैसे केसरी 2 मूवी डाउनलोड, केसरी 2 टेलीग्राम लिंक्स इन प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि निर्माताओं ने अभी तक पायरेसी के खिलाफ कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और ना ही कोई ऐसी शिकायत
उनकी ओर से आई है। वहीं केसरी 2 के लीक होने से अब इसकी कमाई को बड़ा झटका लग सकता है। इससे पहले अक्षय कुमार ने अपने फैंस से फिल्म देखते समय अपने फोन का इस्तेमाल ना करने की अपील की थी। अभिनेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि प्लीज अपने फोन अपनी जेब में रखें और इस फिल्म के हर डायलॉग को सुने। ये बहुत मायने रखेगा। बता दें कि केसरी 2 में अक्षय कुमार ने लॉयर, नेशनलिस्ट सर चिट्टिरर शंकर नायर की भूमिका निभाई है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी से शैव, वैष्णव और सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अश्लील कमेंट करने पर सवाल किया। कोर्ट ने यह जानना चाहा कि तमिलनाडु पुलिस ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। हाईकोर्ट पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ 2023 में ली गई रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कर रहा था। इस दौरान जज ने महाधिवक्ता PS रमन को बुलाया और पोनमुडी की अश्लील और निंदनीय टिप्पणी पर नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए जज ने कहा कि ऐसा लगता है कि मंत्री ने पूरे होशो हवास में ये बातें कही थी। ऐसा नहीं लगता कि उनकी जुबान फिसली थी, जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर पूरे मामले को दरकिनार कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी है कि या तो तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ FIR दर्ज करे या अवमानना का सामना करे। मामले की अगली सुनवाई बता दें आपको 23 अप्रैल को होगी। दरअसल एक वीडियो में पोनमुडी कहते सुनाई दे रहे कि महिलाएं प्लीज इसे मत समझिएगा। इसके बाद पोनमुडी ने एक मजाकिया लहजे में बात कही। उन्होंने बताया कि एक आदमी सेक्स वर्कर के पास गया। महिला ने आदमी से पूछा कि वे शैव है या वैष्णव। पोनमुडी ने आगे कहा कि वे आदमी नहीं समझा तो महिला ने उससे पूछा कि क्या वे पट्टे यानी कि आड़ा तिलक जो शैव लगाता है या नामम सीधा तिलक जो वैष्णव लगाता है। महिला उससे समझाती है कि अगर आप शैव हैं तो स्थिति लेटी हुई है, अगर वैष्णव है तो खड़ी स्थिति हुई। तमिलनाडु के मंत्री का महिलाओं हिंदू तिलक पर अश्लील कमेंट के बाद ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब मौसम का अपडेट आपको दे देते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में गुरुवार को भारी बारिश और बिजली आंधी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो गई है। बिजली आंधी से अयोध्या में 6, बाराबंकी में 5, अमेठी और बस्ती में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। आज उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में बारिश का अलर्ट भी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 और पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम विभाग ने लगातार दूसरे दिन 24 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इधर राजस्थान के 9 जिलों में आज लू और धूल भरी आंधी की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। बीते दिन बीकानेर और बाड़मेर में पारा 45.1 और 45 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि 24 घंटे बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 20 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। यानी कि 24 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली, जिसकी वजह से पेड़ उखड़ गए, काफी नुकसान हुआ। बीकानेर, बाड़मेर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में कुत्ता जर्मन शेफर्ड खरीदने के लिए एक सन की बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। बेटे ने अपनी मां से 200 रुपये मांगे। जब उसने मना किया तो उसने हथौड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस हमले से मां की मौत हो गई है। आरोपी की पत्नी ने बीच बचाव किया तो उस पर भी हमला कर दिया। फिलहाल पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी है। मामला उड़ला थाना क्षेत्र के नागेश्वर नगर का है। उड़ला थाना प्रभारी BL चंद्राकर से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। आरोपी प्रदीप देवांगन
जिसकी उम्र 45 साल है। ये रिक्शा चलाता है। उसने घर में जर्मन शेफर्ड कुत्ता खरीदने के लिए अपनी मां से 200 रुपए मांगे। बुजुर्ग मां गणेशी देवांगन, जिनकी उम्र 70 साल थी, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात से आरोपी इतना नाराज हुआ और भड़क गया, उसने पास ही पड़े हथौड़ी से मां के सिर पर 3 से 4 बार ताबड़तोड़ वार कर दिए। हथौड़ी सिर में लगते ही बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई और उसकी मौत हुई। बीच बचाव जब पत्नी करने आई तो उसे भी घायल कर दिया गया। वहीं 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। उन्होंने बताया कि 21 मई को मद्महेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को तुंगनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि निश्चित हुई है। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही बद्री केदार मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी रास्ते चाक चौबंद है और यात्रा काफी अच्छे तरीके से संचालित की जाएगी। इसकी भी तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। वे देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को FRI ऑडिटोरियम में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड सहकारिता विभाग की समीक्षा भी लेने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां उत्तराखंड में पूरी कर ली गई है। सहकारिता सम्मेलन, समीक्षा बैठक, सहकारिता विभाग की योजना का प्रस्तुतिकरण होगा और इसका निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। और इसी के साथ सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।